बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लों के अंतर्गत पाठ संस्कृति और सभ्यता का वाचन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए, दो शब्द इसमें, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, संस्कृति और सभ्यता। इन दो शब्दों का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, निबंधकार ने, लेखक ने किया है। जब हम किसी देश की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति क्या होती है, जिसको हम कल्चर कहते हैं, और सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन। दोनों शब्द एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, सप्लीमेंट कहे जाते हैं इनको। लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों में कुछ अंतर है। आइए निबंध के माध्यम से हम इन दोनों के बीच के अंतर को जानें। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम कोई परिभाषा नहीं दे सकते, कोई एक परिभाषा उसकी नहीं बताई जा सकती। फिर हम संस्कृति को कैसे पहचाने? हम संस्कृति को उसके लक्षणों से पहचानते हैं, उसके कुछ गुण हैं जिनसे हम पहचानते हैं। और ये सभ्यता से भिन्न गुण है। लेखक ने अंग्रेजी में कहावत जो प्रचलित है उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जितने भी संसाधन हैं, मकान है, सड़कें हैं, बिजनेस सेंटर हैं या गाड़ी मोटर हैं, ये सब क्या है? सभ्यता की निशानी है। और संस्कृत क्या है? संस्कृत जो हमारे अंदर व्याप्त है, हमारे अंदर उस इंटरनल सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर वो समाहित है। आगे लेखक कह रहा है कि मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान है। लेखक ने बताया है कि जो मोटर है, महल अर्थात मकान है, सड़क है, हवाई जहाज है, पोशाक है, अच्छा भोजन है, और बहुत सी चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं चारों तरफ, हमारे जो विकास के क्रम में जो दिखाई देती हैं, वो सब क्या है? स्थूल वस्तुएं। स्थूल वस्तुएं किनको कहते हैं? जो हमको दिखती हैं। वो सब क्या है? सभ्यता के समान है, सभ्यता की निशानी है। लेकिन कपड़े हैं आपके पास, बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कपड़ा पहनने का जो सलीका है, जो तरीका है, वो किससे हमको मिलता है? संस्कृति से मिलता है। आगे लेखक कह रहा है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। हम कोई कपड़ा कैसे पहनते हैं, कपड़ा है हमारे पास, लेकिन उसका पहनने का तरीका कैसा है। भोजन हमारे पास अच्छा है, लेकिन भोजन करने का तरीका हमारा क्या है, वो सब चीज़ें संस्कृति की चीज़ मानी गई हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। ठीक है, मोटर है,
सड़कें हैं, हवाई जहाज हैं, ये सब बन गए, लेकिन दिखने में ये सभ्यता की निशानी है, लेकिन इनकी रचना कैसे हुई? जिस नॉलेज के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हमने इन संसाधनों को बनाया, हमने इन यंत्रों को बनाया, वो संस्कृत को व्यक्त करती है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब लेखक आगे क्या बता रहा है कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृत के खिलाफ बात है। इन पंक्तियों में देखिए लेखक ने क्या कहा है कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा। सुसभ्य होना क्या है? जिसके पास सारे संसाधनों, सारी व्यवस्था हो, लेकिन उसको सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। एक गलत व्यक्ति के पास भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। कह रहे तबीयत से नंगा होना संस्कृत के खिलाफ है। हो सकता है उसके पास सारी चीज़ें हों, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो उसको हम सुसंस्कृत नहीं कह सकते। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य भी होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है। सुसंस्कृत आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव है, हर चीज़ की उसको जानकारी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास सारे ये संसाधन ही हो, मोटर कार और बंगला उसके पास हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दुख को दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। किसी के पास ठाट बाट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर विनय और सदाचार के उसके पास स्वभाव हो या आदतें हों, इसलिए ऐसा भी होता है। एक उदाहरण दिया है लेखक ने अपने इस निबंध में छोटा नागपुर के आदिवासियों के ऊपर। आइए पढ़ते हैं। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उसके पास नहीं है, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं है। देखिए लेखक ने बताया है कि छोटा नागपुर जो झारखंड का इलाका है, वहाँ की आदिवासी जनता का उदाहरण है कि उनके पास, उनको हम सभ्य नहीं कहते, आधुनिक परिभाषा में उनको हम सभ्य नहीं कहते, पश्चिमी परिवेश के आधार पर, कि वो सभ्य नहीं है। क्यों नहीं सभ्य हैं? क्योंकि उनके पास सभ्यता के जो आधुनिक संसाधन हैं वो नहीं है, लेकिन हम उनको सुसंस्कृत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दया, माया और सच्चाई, सदाचार, जो आदिवासी लोग होते हैं वो इस मामले में सुसंस्कृत कहे जाते हैं। अतएव उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में, अब प्राचीन भारत का उदाहरण लेखक ने दिया है कि प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगल के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी जिंदगी थी। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृत में ये एक मौलिक भेद है, जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए इन पंक्तियों में
लेखक ने ये बताया है कि प्राचीन भारत के जो ऋषि मुनि थे उनका उदाहरण दिया है कि वो जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं होते थे, अपने हाथ से ही वो सारा काम करते थे। अब अगर आधुनिक परिभाषा हम दें के अनुसार चलें तो वो सभ्य नहीं कहे जा सकते। लेकिन उनके पास भले ही साधन नहीं थे, लेकिन उनके विचार, उनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का था कि हम उन्हें सुसंस्कृत कहते हैं। और वो केवल खुद नहीं सुसंस्कृत थे, उन्होंने पूरे हमारे जो भारतीय परंपरा को जो है उन्होंने बनाया और उसको सुदृढ़ किया। आगे, मगर यह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए, हम जब कोई घर बनाने लगते हैं तब स्थूल रूप से ये सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। देखिए, निबंध की शुरुआत में ही बताया गया कि संस्कृत और सभ्यता बिल्कुल अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की सप्लीमेंट है। संस्कृत के बिना सभ्यता का अस्तित्व संभव नहीं है और सभ्यता के लिए संस्कृत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लेखक ने यह बताया है कि साधारण नियम तो यही है कि संस्कृत और सभ्यता की प्रगति साथ साथ होती है। जहाँ सभ्यता जो प्रगति होती है, जो सिविलाइजेशन बढ़ती है, वो किससे प्रभावित होकर बढ़ती है? वहाँ की स्थानीय संस्कृति से ही प्रभावित होकर के बढ़ती है। किसी भी देश की संस्कृति हो तो संस्कृत पे क्या होता है? वहाँ की सभ्यता का भी प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित ही है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है लेखक ने कि घर बनाना है तो घर बनाना चाहे हम जितना अच्छा बनाएं, चाहे जितना आलीशान बनवाएं, जितना महंगा बनवाएं, वो तो हो गया सभ्यता की निशानी। लेकिन उस पे जो छाप होती है वो हमारी संस्कृति की रहती है। हम घर का में आंगन किधर रखेंगे और कैसा कमरे कैसे रहेंगे, बाहर का हिस्सा कैसा रहेगा, ये सब हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर के निर्धारित होते हैं। आगे, यही एक यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं, मगर प्रकृति के ये गुण बेरूप छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। लेखक यहाँ की क्या कह रहा है? संस्कृति और सभ्यता की बात की। अब यहाँ पे लेखक ने संस्कृति और प्रकृति में भेद बताया है। संस्कृति तो हमारी कल्चर हो गई और प्रकृति क्या होता है? नेचर। नेचर जो है, किसी भी व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसकी कल्चर कैसी है, इन दोनों में क्या भेद है, इन पंक्तियों में लेखक ने ये बताया है। लेखक ने क्या कहा कि गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है। गुस्सा करना, प्रसन्न होना, ये सब क्या है? मनुष्य की प्रकृति है। और लोभ में पड़ना स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये सब के सब प्रकृति के गुण है। हम किसी पे गुस्सा हो रहे हैं
तो किससे? ईर्ष्यावश भी हो सकते हैं, मोहवश भी हो सकते हैं, कोई राग द्वेष भी हो सकता है, कोई लालच भी हमको हो सकती है। तो इस तरह से ये ईर्ष्या, मोह, राग द्वेष और काम वासना, ये सब क्या है? प्रकृति के गुण हैं, हमारे मनुष्य के नेचर के जो है ये गुण हैं। मगर प्रकृति के ये गुण बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। अब अगर ये जो हमारे गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, तो ये गुण तो सभी मनुष्य में भी होते हैं और जानवर में भी हुए। फर्क क्या हुआ? जानवर जो है अपनी प्रकृति को कंट्रोल करना नहीं जानता है और मनुष्य अपने इन प्रकृति के ये जो गुण हैं, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष, इनको जो है वो रोकना जानता है। इसी वजह से आदमी और जानवर में अंतर माना गया है। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष का गुलाम नहीं बल्कि ये दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। और इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची समझी जाती है। ये जो दुर्गुण हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो व्यक्ति इनको कंट्रोल कर लेता है वही अच्छा व्यक्ति माना जाता है और उस देश की संस्कृति भी ऊंची मानी जाती है जिस देश के नागरिक इन जो है दुर्गुणों से दूर रहते हैं। इस प्रकार आगे निष्कर्ष ये है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये बात तो साबित होती है, क्लियर होती है कि संस्कृत क्या है? बहुत महीन चीज है, सूक्ष्म चीज है, जो क्या है वो हमारे अंदर जो है समाहित रहती है। जो बाहर चीज दिखती हैं वो सभ्यता की निशानी होती है, उनको स्थूल रूप कहते हैं। ये सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। कौन चीज व्याप्त रहती है? संस्कृति। संस्कृति और सभ्यता कोई अलग नहीं, हमने पहले ही कहा एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, तो ये जो है सभ्यता में किस प्रकार समाहित होती है? जैसे दूध में मक्खन। दूध हमको दिखता है लेकिन मक्खन उसमें जब मिला हुआ रहता है तब तक हमको नहीं दिखता है। और जैसे फूलों में सुगंध, फूल हमको दिखते हैं लेकिन उसकी सुगंध दिखाई नहीं देती, उसे हम महसूस करते हैं। और सभ्यता की अपेक्षा ये टिकाऊ भी अधिक है क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि सभ्यता की जो निशानियां होती हैं वो स्थूल होती हैं और वो कभी ना कभार उनमें टूट फूट संभव है। लेकिन संस्कृत क्या है? वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, वो टूटने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए वो टिकाऊ होती है। आगे एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यकबयक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट को लोग बुरा नहीं समझते और इसलिए भी बुरा नहीं समझते हैं कि अचानक धनी हो जाना या यकबयक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, मगर इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील नहीं हो जाए तो वो चिढ़ाने लायक हो जाता है। लेखक ने इन पंक्तियों में ये बताया है कि सभ्यता के उपकरण तो आसानी से जल्दी से बटोरे जा सकते हैं। कोई व्यक्ति धनी
अचानक हो सकता है, उसकी लॉटरी खुल गई, उसके पास पैसा आ गया, लेकिन या कोई किसी ऊंचे ओहदे पे अचानक पहुंच गया, किसी पद पे जो है पहुंच गया, अचानक ही उसको बैठा दिया गया, तो क्या वो सुसंस्कृत हो गया? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुसंस्कृत